Hello everyone, welcome to Biology with McMillo. And now we're discussing question number 10 of genetics. That is structure of operon, regulation of gene activity in prokaryotes as an example of lactose operon. Okay, so इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें ओपेरॉन स्ट्रक्चर के बारे में बताना है कि वो क्या था और उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। साथ ही साथ जब उसकी डिस्कवरी हुई तो उसका जेनेटिक्स पे क्या इन्फ्लुएंस था हमें वो बताना है। पहली बात हम ओपेरॉन को जानते हैं कि ओपेरॉन क्या होता है। ओपेरॉन को एक तरीके से क्लस्टर ऑफ मल्टीपल जीन्स बोला जाता है, यानी कि बहुत सारे जीन्स अब एक झुंड या फिर एक तरीके का गुच्छा बना ले। क्लस्टर ऑफ मल्टीपल जीन्स जो कि किसके ऊपर होते हैं, एक क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। यानी कि एक क्रोमोसोम है और उसके ऊपर मल्टीपल जीन्स आके एक दूसरे के साथ बन गए हैं और उन्होंने एक तरीके का गुच्छा बना लिया है। ठीक है। और यही जो जीन्स होती हैं कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। इसको 1961 में डिस्कवर किया गया था बाय फ्रांसिस जेकब एंड जैकिस मोनोड। इन दोनों ने मिलके एक लैक ओपेरॉन, और वी कैन से द ओपेरॉन मॉडल फॉर ई कोलाई प्रपोज किया था। अब ई कोलाई यहाँ पे वर्ड आ गया तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ई कोलाई क्या है, एक बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया कौन सी क्लासिफिकेशन में होते हैं, मोस्टली प्रोकैरियोट्स में। which means we can say that this operon is the functional unit of genome of a prokaryote। ठीक है, यहाँ तक इतनी बात क्लियर हुई। फिर उसके बाद जब इन्होंने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था और ये मॉडल प्रपोज किया था, ओपेरॉन मॉडल फॉर इकोला, जिसमें जीन रेगुलेशन के एक्शंस को उन्होंने बताया था, उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन आई थी। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लैक्टोज को कल्चर मीडिया के अंदर डाला था और कल्चर मीडिया में डालने के बाद 3 एंजाइम्स प्रोड्यूस हुए थे। ये 3 एंजाइम्स थे आपके बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीज एंड ट्रांसक्रिप्टेज। और ये चीज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, इन एंजाइम्स ने लैक्टोज को ग्लूकोज के अंदर ब्रेक किया था। यानी कि उन्होंने क्या किया, जो कल्चर मीडिया था ई कोलाई का उसके अंदर थोड़ा लैक्टोज डाला, जिसकी वजह से 3 एंजाइम्स बने, वो थे बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीज और ट्रांसक्रिप्टोलाइलेज। इसने क्या किया, ये जो 3 एंजाइम्स थे इन्होंने लैक्टोज को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर दिया। और उसमें ऑब्जर्वेशन ये हुई कि इन तीनों एंजाइम्स को जो जीन कोडिंग हो रही थी, जो इन तीनों एंजाइम्स के जीन्स थे, बेसिकली इनके जीन्स जो इनको कोड कर रहे थे, वो क्रोमोसोम से एडजेसेंटली लगे हुए थे। एडजेसेंट पोजीशन का मतलब देखो ऐसा होता है, जैसे कि ये क्रोमोसोम है, एक जीन यहाँ पे होगा, एक जीन यहाँ पे होगा, ऐसे। ये होता है आपकी एडजेसेंट पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है। और ये जो जीन क्रोमोसोम के थे, मतलब ये वाले जीन्स, वो जीन्स जो इन तीनों एंजाइम के लिए कोड कर रहे थे, क्रोमोसोम के ऊपर एडजेसेंट पोजीशंस पे थे। इन जीन को उन्होंने नाम दिया स्ट्रक्चरल जीन्स, यानी कि एक स्ट्रक्चर बनाने वाले प्रोटीन्स के कोड करते हैं जो। और इन स्ट्रक्चरल जीन्स का नाम है सिस्ट्रोन्स। गॉट इट। अब एक चीज उन्होंने और ऑब्जर्व ये की कि इस जीन के बाद एक लॉन्ग mRNA की चेन बनी थी।
इस लॉन्ग mRNA की चेन के अंदर वो सारे के सारे कोडोन्स थे जो इन तीन एंजाइम्स के लिए कोड कर रहे थे, जिससे ये पता लग रहा था कि जो आरएनए पॉलीमरेज था उसने साइमल्टेनियसली ट्रांसक्रिप्शन करी थी, यानी कि एक के बाद एक। तब जाके ये वाली चेन बनी थी। अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करती हूँ। 1961 में फ्रांसिस जेकब और जैकस मनोर ने एक मॉडल प्रेजेंट किया था, जीन रेगुलेशन और द ऑपरॉन मॉडल ऑफ इकोलाई। इकोलाई एक बैक्टीरिया होता है और बैक्टीरिया बेसिकली प्रोकैरियोट से मिलते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ओपेरॉन है वो प्रोकैरियोट्स के फंक्शनल यूनिट है, जीन जिनोम का फंक्शनल यूनिट है। अब एक्सपेरिमेंट के अंदर ऑब्जर्वेशन ये हुई थी कि इकोलाई के कल्चर मीडिया में लैक्टोज डाला गया था, जिसकी वजह से तीन एंजाइम्स बने थे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीज एंड ट्रांसएक्टोलाइडेज। इन तीनों एंजाइम ने लैक्टोज को ग्लूकोज के अंदर ब्रेक डाउन किया, और जो इन तीनों के जो जीन्स थे, यानी कि इन तीनों एंजाइम को कोड करने वाले जो जीन थे, वो क्रोमोसोम के ऊपर एडजेसेंट पोजीशंस पे लगे हुए थे। इन जीन को उन्होंने नाम दिया स्ट्रक्चरल जीन और सिस्टोन्स। फिर बाद में ये ऑब्जर्वेशन की गई कि एक लॉन्ग एमआरएनए की चेन बनी है जिसपे इन तीनों एंजाइम को कोड करने वाले कोडोन्स की भी चेन है, यानी कि आरएनए ने एक के बाद एक इनको ट्रांसक्रिप्शन करा है ताकि इतनी लंबी आरएनए की चेन बन सके। ठीक है। तो इस ओपेरॉन के अंदर तीन टाइप के जीन थे, स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर जीन और ऑपरेटर जीन। स्ट्रक्चरल जीन के बारे में हमने 9th क्वेश्चन में भी पढ़ा है, यानी कि वो जीन जो कि उस प्रोटीन के लिए काम करता है जो एक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है। तो इस वाले जो स्ट्रक्चरल जीन का प्रोडक्ट था वो एमआरएनए है। ये वो वाला एमआरएनए बनाता है जो आगे जाके एक तरीके का स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड बनाता है राइबोसोम के ऊपर, यानी कि पूरे प्रोसेस में इसको एक पॉलीपेप्टाइड बनाना है ऑन राइबोसोम। वहीं जो प्रमोटर होता है, प्रमोटर यानी कि किसी चीज को प्रमोट करने वाला, बताने वाला कि यहाँ से ये चीज स्टार्ट होगी, इसके इसको इस प्रोसेस से हमें आगे लेके जाना है। ठीक है। तो ये साइट को मार्क करता है जहां से एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी। मान लो कि ये एक बहुत लंबी चेन है और यहाँ से जो है एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्शन साइट हो रही है, तो हमारा प्रमोटर जीन यहाँ पे लाई करेगा, ये बताने के लिए कि भाई यहाँ से प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है। ठीक है। उसी हिसाब से जो ऑपरेटर जीन है, ऑपरेटर जीन बेसिकली स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल करेगा। यानी कहने का मतलब ये, स्ट्रक्चरल जीन के जो जो काम है, उसको जो जो काम करने हैं क्रोमोसोम के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, वो सारे के सारे ऑपरेटर काम करेगा, एक तरीके से टिपिकल ऑपरेटर की तरह। और इसका ये सिस्टम होता है कि जो हमारा स्ट्रक्चरल जीन है ओपेरॉन में, वो क्या है, सिस्ट्रॉन। तो सिस्ट्रॉन की जो एक्टिविटी है वो ऑपरेटर पे डिपेंड होती है, यानी कि जब ऑपरेटर एक्टिव होगा तब सिस्ट्रॉन एक्सप्रेस होगा। जब ये इनएक्टिव होगा तो सिस्ट्रॉन एक्सप्रेस नहीं होगा। ओके, समझ में आया? आई होप कि आपको जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हो या आप चाहते हो कि किसी और वे में इसको एक्सप्लेन करें तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो।